बड़ा सा पैनल दिख रहा है, हैप्पी फेसेस। कुछ लोग थोड़ा शक्ल बनाए हुए हैं अभी, पता नहीं कैमरा कॉन्शियस है कि क्या है। सो ऑल दीज आर ऑफ बेस्ट ऑफ स्कोरर्स इन नीट यूजी 21। और भी बड़ा पैनल हो सकता था मगर जूम थोड़ा लिमिट रहता है और फिर सब बोल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इतने सारे लोग हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज, ये लोग ज़्यादा बोलेंगे। विल स्टार्ट विद बेसिक इंट्रो। सो विल स्टार्ट विद जैक। सो जैक, एक बार बेसिकली अपने बारे में बता दो। Hello everyone, this is Jack from Siliguri, West Bengal. I scored 626 and with an All India rank of 9340 in NEET 2021. Okay, now we move to Vaidehi. Hello everyone, I'm Vaidehi Singh from Prayagraj, UP, and I scored 643 with rank 5235. Then Arnav. तो everyone, मेरा नाम अर्नब है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी इस बार नीट 21 में रैंक 1118 थी और मार्क्स थे 676 आउट ऑफ 720। Amazing. Then Kusum. I'm Kusum. I scored 652 marks and 720 in NEET 2021. I'm from Bikaner, Rajasthan, and my All India rank is 3709. Amazing. Sakshi. Hello everyone, I'm Sakshi Singh from Bihar. I have scored 696 out of 720 with All India rank 240. Okay, Khyati. Hello, I'm Khyati Vats from Muzaffarpur, Bihar. I scored 663 with All India rank 2267. Amazing. Kamar. Hello, this is Mohammad Kamal Farooq from Patna, Bihar. I have scored 673 marks with an All India rank of 1401. Okay, then Rishima. Hello everyone, I'm Rishima Sena from Navi Mumbai. I scored 637 in NEET 2021 with an AIR of 6487. Okay, then Prem. Hello everyone, I am Prem Raj from Durgapur, West Bengal. I have scored 661 with All India rank 2537. Okay, so Niket. Hello, I am Suniket from Delhi. I scored 641 and with an All India rank of 5621. Okay, कशिश. कशिश का नाम शिव आ रहा है मगर वो कशिश है। हाँ, आप बताओ कशिश। ऑडियो म्यूट हो। हाँ। Hello sir, my name is Kashish Bansal. I scored 666 marks and my rank is 1941. Okay, जानवी. Hello everyone, I am Janvi from Jamnagar, Gujarat. I have scored 670 with an All India rank of 1658. ओके, अमेजिंग। सो इतने सारे लोग, इतने सारे लर्नर्स हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि तुम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो एक टॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। इन सब के अंदर फुल टू पोटेंशियल है, तुमको दिख रहा है कितना बढ़िया स्कोर लेके आए, कुछ का कम कुछ का ज़्यादा, मगर हाँ आप सब बढ़िया कॉलेज में जा रहे हो। और इतने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में कॉलेज लेना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। तो अब हम आते हैं कुछ बेसिक सवाल के ऊपर कि सब्जेक्ट वाइज चलेंगे सबसे पहले, लेकिन हाँ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सब्जेक्ट वाइज चलते हैं पहले। सो बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर ख्याति के 360/360 आए हैं। बताओ ख्याति, ऐसा क्या करा तुमने, तुम्हारे 360 में 360 आ गए? ऐसा मतलब कोई जादुई चीज़ करी, क्या करा ये बताओ पहले। प्रैक्टिस करी, बस इतना सा? प्रैक्टिस। अच्छा, और मतलब अगर स्टडी की बात करें तो कौन कौन सी किताब पढ़ ली तुमने बायो में? NCERT। और कुछ नहीं पढ़ा? पक्का सब ऑफ? नहीं। अच्छा, सिर्फ NCERT और प्रैक्टिस से 360 आ गए तुम्हारे। ठीक है, बढ़िया। ओके, तो बायो में चलो इतनी सी बात और भी लेते हैं। साक्षी, तुम्हारे बायो में स्कोर कितने रह गए? तो मेरा 355। 355। और प्रैक्टिस और NCERT कौन सी किताब फॉलो करी है सच? NCERT लास्ट 2 ईयर से तो फुल NCERT बेस्ड है पेपर बायो का। तो अच्छा, बस जेनेटिक्स वगैरह के थोड़े कॉन्सेप्ट्स और बाकी पूरा NCERT। ओके, कंप्लीट NCERT एंड प्रैक्टिस। मतलब इसके बाहर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इससे डिफर तो नहीं करेगा बायोलॉजी में एज सच, एवरीवन एग्रीज, है ना। थम्स अप दे सकते हो तुम, बिकॉज सब बोलेंगे तो रक्कस हो जाएगा एकदम, है ना। सो फुल NCERT सेंट्रिक एंड प्रैक्टिस, दिस इज हाउ वी कैन गेट। ठीक है, बायो उतना बड़ा कंसर्न नहीं है। कंसर्न सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है फिजिक्स। ठीक है, तो घूमते फिरते डिस्कस करेंगे सबसे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिजिक्स ने इस बार बहुत रुलाया है। तुम लोग पेपर देख के आए सभी कैसा, फिजिक्स थोड़ा सा जो है ऊपर टफ आ गया। इन कट ऑफ देख के तो मैं क्या बोलूँ। खैर, तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पे हम लोग अर्नव से। अर्नव, फिजिक्स में पेपर कैसा था तुम्हारे हिसाब से? टफ था, ईजी था, क्या था? लास्ट ईयर से टफ था श्योर, बट मैं नहीं कहूँगा कि कोई बहुत टफ पेपर था। और सेक्शन 2 के क्वेश्चंस हल्के से बेटर थे सेक्शन 1 से, लेकिन अगर कोई NCERT अगर ढंग से पढ़े, हर कॉन्सेप्ट उसको पता हो NCERT का, तो उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और उसने प्रैक्टिस करी, नीट के PYQs, CET के PYQs,
कुछ यही मेन के PYQ जो क्लियर इवेंट हो, अच्छा तो आप कोई मुश्किल नहीं है। ओके, तो अर्नव फिजिक्स में कितने नंबर बने तुम्हारे? 160 पर ठीक है। कोई बात नहीं, 161 है अभी तो, ओवरऑल तो बढ़िया स्कोर बन गया है तुम्हारा, ठीक है। और फिजिक्स में तुमने कोई इधर उधर की बुक भी फॉलो करी एज सच? नहीं मतलब करी है तो तुम बता सकते हो। थ्योरी के लिए नहीं, पर हाँ मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स करी थी। सेंगेज करी थी, एच.सी. वर्मा करी थी, थोड़ी सी इरोडोव भी करी थी, पर और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स थे उसके क्वेश्चंस करे थे। ओके अमेजिंग। अब सेंगेज इरोडोव सुन के काफ़ी लोग जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ से कितने लोगों ने सेंगेज इरोडोव बनाई है? थम्स अप करो, नहीं तो थम्स डाउन कर दो। तुम्हारे सामने सेंगेज इरोडोव है ना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि यू हैव टू डू सेंगेज इरोडोव। अर्नव के पास फ्री टाइम भी था, उसने सिलेबस बहुत अर्ली टाइम में कंप्लीट करा था, इसलिए उसने बनाई। सो इट इज़ नॉट कंपल्शन कि तुम ऐसी कोई किताबें करो, है ना। अच्छा फिजिक्स पर आते वैसे ही बताओ यार, फिजिक्स का पेपर क्या कैसे और क्या टैकल किया तुमने फिजिक्स को? तो फिजिक्स लास्ट ईयर के हिसाब से तो इस बार काफी अच्छा पेपर आया था। एंड मैं यही रेकमेंड करूंगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड दैट टू ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है कि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, प्लस जो क्वेश्चन किए हैं उन्हीं को बार बार, जो गलतियां की उसमें उसे रिवाइज करो ताकि मतलब बेटर परफॉर्मेंस हो पाए। ओके फिजिक्स में थियरी रिवीजन में बिलीव करते हो कि खाली प्रैक्टिस में? क्या कर रहे थे तुम फिजिक्स में? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जो गलतियां करी उसको सिर्फ उसी पार्ट को रिवाइज करना ताकि पता चले कि कहाँ गलती हो रही है एक्चुअली, बस वही किया। ओके 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 फाइन। एक बार कुसुम से भी पूछ लेते हैं। कुसुम फिजिक्स में कैसा रहा स्कोर? तो फिजिक्स में मेरा स्कोर कंपैरेटिवली डाउन था। कंपैरेटिवली कम था, तो मतलब ओवरऑल फिजिक्स को लेके कोई टिप, कोई एडवाइस एज सच? फिजिक्स को बैलेंस में रखना चाहिए। केमिस्ट्री बायो पसंद होती है तो फिजिक्स थोड़ी डाउन चली जाती है। हाँ तो उसको बैलेंस में लेके चलना चाहिए। ओके कुसुम के बारे में एक बात मैं बताऊँ, लास्ट ईयर भी इसको कॉलेज मिल रहा था, है ना। लास्ट ईयर कितना स्कोर था तुम्हारा? 562 था मेरा। 562 था। तो इस बच्चे को लास्ट ईयर भी कॉलेज मिल रहा था, मगर इसने एक और चांस लिया। तो ऐसे इस बार भी बहुत बच्चे होंगे, बिकॉज कट ऑफ जितनी हाई है 580 590 के रेंज में जो भी बच्चे हैं बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, एक चांस लेने से देखो बढ़िया कॉलेज लेकर के आगे बढ़ोगे, है ना। ठीक है, फिजिक्स पे इतनी बात काफ़ी रहेगी। केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री क्योंकि मेरा खुद का ही पर्सनल थोड़ा सा दूरियां चलती हैं केमिस्ट्री के साथ, तो अपन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में स्प्लिट करते हैं। इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे। कैसे तुम लोग रट ली यार इनऑर्गेनिक इतना, ये बताओ पहले। जानवी से स्टार्ट करेंगे। जानवी कैसे रट्टा मारे इनऑर्गेनिक इतना सारा? मैंने नोट्स बना ली थी एनसीईआरटी की अपने अकॉर्डिंग, और फिर वही रिवाइज करती रहती थी हर बार। अपने अकॉर्डिंग एज इन खाली एनसीईआरटी पढ़ा, कुछ बाहर का? हाँ, इनऑर्गेनिक में रवि सर कराते थे वो, और फिर एनसीईआरटी, उसके सिवाय नहीं टच किया कुछ। अच्छा उससे बन गया पूरा। कितने बने केमिस्ट्री में तुम्हारे? हाँ, मैं केमिस्ट्री में 3 गलत हुए तो 165। 165 ठीक है। रिशिमा तुमने कैसे टैकल करा यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? सर इनऑर्गेनिक के लिए मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारे ट्रेंड्स ऑर्डर्स होते हैं, तो मैंने उसको एक अलग शीट में लिख लिया था। तो जब भी इनऑर्गेनिक रिवाइज करना होता था तो मैं बस वो शीट्स पढ़ लेती थी। नहीं फिर भी वो तो बहुत अनरियलिस्टिक सा लगता है ना यार कि सीट्स तो सबके पास होती हैं, तो फिर रट्टा मारने में फिर भी तो जान निकलती है। तो कोई ऐसा कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी है किसी के पास कि अलग से रट जाए, कि मेहनत ही लगेगी उसमें? नहीं, पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लो फिर उसे याद रखने जैसा, और ऑर्डर्स तो थोड़ा समझ के याद करो तो रह जाता है याद। ओके बेटर। तो मतलब ले दे के थोड़ा मेहनत तो लगेगी, है ना। ऐसा कोई मैजिकल नहीं होता कि वो चलते ना वो 10 दिन में रट लो, 5 दिन में रट लो। तो मैं उस सेंस में चलो ठीक है फिर ठीक है। थोड़ा सा आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट विद फारूक। तो बताओ यार फिजिकल केमिस्ट्री क्या टैकल करते थे, कैसे पढ़ते थे? कोई रिकमेंडेशन तुम्हारा, कोई सजेशन? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो सर जैसा फिजिक्स का रहता है वैसा ही सिमिलर एकदम। हाँ। कि एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए, उसका नोट्स अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो वो काफ़ी हेल्प कर जाएगा। और फार्मूला, जैसे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है कॉन्सेप्ट के साथ साथ, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी फार्मूला हो गया, ग्राफ हो गया, वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ भी फोकस में रखना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वही, जैसे फिजिक्स में डेली 45-50 क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ भी डेली 30-40 क्वेश्चन अगर करके चले तो वो काफ़ी होगा। तो वही मैं भी फिजिकल केमिस्ट्री में डेली कुछ क्वेश्चंस रखता था, और फिर वही नोट्स से ग्राफ वगैरह रेगुलरली देखते रहता था। बस वो तो प्रैक्टिस सेम एज फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए
कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना? ओके नहीं, जैसा फिजिक्स वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री एकदम सेम। ओके, डन डन डन। अब आते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर। रवि सर मुझे सुनिकेत का नाम बहुत ज़्यादा बताते रहते हैं जब ऑर्गेनिक की बात आती है, तो सुनिकेत बताओ यार ऑर्गेनिक के बारे में, कैसे क्या किया तुमने? सर वो मतलब मेरा लास्ट ईयर ही क्लियर था ऑर्गेनिक जितना था, मतलब उसका मेन यही होता है कि अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो फिर हो जाएगा। जो मैकेनिज्म 2-3 दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ज्यादा तो है नहीं। मेन बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि काफी वास्ट है, जैसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं कोचिंग मॉड्यूल्स में भी दे रखे होते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं आते कभी भी। फिर यार वो पढ़ते तो बच्चे उन रिएक्शंस के पीछे रहते भागते हैं ज्यादा। फिर वो इतने सारे रिएक्शन, इतना सब कुछ, सब तो पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन सर अगर एनसीईआरटी कंसेंट मतलब एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो काफी कम है, मतलब वो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और उसके क्वेश्चंस ही कर लो ना तो काफी हद तक सॉल्व हो जाता है सब कुछ। मतलब 21 का पेपर ज्यादा बाहर की बुक्स नहीं करनी चाहिए। 21 का पेपर बन गया था खाली एनसीईआर जो तू करके गया था उतने से? हाँ 21 का बन गया था, बट वही है कि तुम्हें वो भी करना पड़ेगा, बैक एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, मतलब सिर्फ थियरी से नहीं बनेगा। और एक मेन है कि एक अच्छा टीचर होना चाहिए, जैसे रवि सर ने काफी क्लियर कर दिया, तो वैसे ही होना चाहिए ऑर्गेनिक, क्योंकि बहुत बच्चों को वो दिक्कत रहती है कि खुद से समझ नहीं आता ऑर्गेनिक, क्योंकि 11 से ही शुरू हो जाता है ना। अगर तुम्हारा जीओसी हाइड्रोकार्बन क्लियर नहीं है तो फिर आगे भी दिक्कत है। हाँ, मतलब बेसिक लेकर के एनसीईआरटी सेंट्रिक रहना बहुत ज़रूरी है ना? और उसके आगे पीछे जो नीड है उसको लेकर के। ठीक है कशिश, तुम्हारी तरफ से कोई टिप्स या ट्रिक्स विद रिगार्ड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर ऑर्गेनिक में मैंने तो थ्योरी की थी ज़्यादा। अच्छा, और प्रैक्टिस एलन के मॉड्यूल से की थी। अच्छा, मॉड्यूल्स बनाए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट को लेकर के हमने काफ़ी इस पॉइंट्स को लिया। मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा बिकॉज लंबी चीज़ें लोग सुनते कम है थोड़ा सा पॉइंट पे। तो अपन आते हैं एक बार बुक रिकमेंडेशंस के ऊपर, है ना? कि कौन कौन सी बुक्स तुमने फॉलो करी, तो सब अपने दिमाग में रखना। मैं सबकी बुक रिकमेंडेशन बताऊँगा, तो या तो तुम इस वीडियो को देख के पूरा कंफ्यूज हो जाओगे या तो एकदम क्लियर हो जाओगे तुम्हें फॉलो क्या करना है, बिकॉज इतने लोग हैं, सब अलग अलग किताबें फॉलो किए होंगे। कहने का मतलब ये कि देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू अचीव वन गोल, देयर इज़ नो वन फिक्स्ड वे, है ना? सबका अपना तरीका होता है, अपना सिस्टम होता है। तो बुक रिकमेंडेशन दिमाग में रखना। वी स्टार्ट विद नीचे से स्टार्ट करते हैं, कशिश से। कशिश बताना यार कौन सी बुक्स फॉलो करे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? फिजिक्स की तो सर डीसी पांडे की थी। ओके। और बायो की एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ओके। सर केमिस्ट्री के मैंने मॉड्यूल किए थे। केमिस्ट्री मॉड्यूल के थे, ओके, अमेजिंग। सुनिकेत? बायो में तो पूरा एनसीईआरटी करा था और नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक करा था मैंने। ओके। और बाकी आपके जो मतलब वो होते थे प्रैक्टिस सेशंस होते थे वो करे थे। और केमिस्ट्री में एसएच मैंने एनसीईआरटी करी, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा था इसका, क्योंकि वो क्लियर ही था पहले भी मेरा, तो उसमें जरूरत नहीं पड़ी। और फिजिक्स में मैंने बस पीवाईक्यू करा था, कोई बुक नहीं लगाई एसएच, तो इसीलिए उसमें कम रह गए थे। ओके ओके। मैंने ऐसे फिजिक्स को नेग्लेक्ट ही कर दिया था, बस सिर्फ पीवाईक्यू ओरिएंटेड करा मैंने और एनसीईआरटी। ठीक है। प्रेम? हाँ सर, जैसे बायो में तो पूरा एनसीईआरटी से ही किया था मैंने। हाँ। और केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी से ही, ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से। फिजिकल जैसे एक ये फारूक ने कहा कि फिजिक्स जैसा ही है, उसमें जितना क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। और फिर बाकी फिजिक्स में भी भाई जितना क्वेश्चंस लगाएंगे वैसे क्लियर होगा। मैंने आकाश का 2 ईयर क्लासरूम कोर्स था मेरे पास, तो मैंने उससे भी पढ़ा था। और बाकी अनअकैडमी में आपके सेशंस लेता था, क्विज़ेस वगैरह, उससे बायो क्लियर हुआ था। ओके, मोस्टली एनसीईआरटी से ही। एनसीईआरटी के, ओके, फाइन। ठीक है रिशिमा, तुम बताओ क्या फॉलो करे थे, किताबें कौन सी? बायो में तो एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। फिजिक्स में मेडिकल वाली डीसी पांडे की थी। और केमिस्ट्री में जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के, और फिजिकल के रवि सर के क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। और कमर बताओ, तुम अपना बुक रिकमेंडेशन बताओ। हाँ सर, फिजिक्स में तो थ्योरी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बुक्स वगैरह नहीं। क्वेश्चंस के लिए मैकेनिक्स में सीवी किया था, उसके बाद फिर मॉड्यूल किए थे। मॉड्यूल के सिर्फ क्वेश्चन था, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। कौन सा मॉड्यूल लगा रहे थे फिजिक्स में? एलन का मॉड्यूल लगा रहे थे फिजिक्स के लिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम पीवाईक्यूज प्लस एलन का मॉड्यूल का क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी ऑब्वियसली, और क्वेश्चंस के लिए फिंगर टिप्स। और इनऑर्गेनिक में भी सेम, क्वेश्चंस के लिए फिंगर टिप्स और एनसीईआरटी। और पीवाईक्यू सारे में, बायो में भी पीवाईक्यू सारा किया था, फिजिक्स में भी पीवाईक्यू सारे, और केमिस्ट्री में भी। और स्पेसिफिकली अगर बायो का बात करें तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, और क्वेश्चंस में फिंगर टिप्स, और आपका जो लास्ट 4-5 महीने में जो पूरा प्रैक्टिस सेशन था वो एक भी मिस नहीं किया था, तो बूस्टर वही हो गया सारा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। ख्याति?
फिजिक्स में तो मेडिकल वाली डीसी पांडे और बायो में एनसीईआरटी के लिए थ्योरी और बाकी प्रैक्टिस सेशन आपके सारे। और केमिस्ट्री में फिजिकल में मैंने आरसी मुखर्जी यूज की थी। ये नई किताब उसको सुनी मैंने, 2 बार। आरसी मुखर्जी। ओके ठीक है। हाँ हाँ और उसके बाद इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जहाँ से जितने क्वेश्चंस मिल जाए बस क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, जहाँ से Practice जितने, session मतलब पूरा। किताब बहुत सारी लगा डाली तुमने, जहाँ जितना मिल रहा है सब, है ना? हाँ ठीक है, हाँ। मतलब क्वेश्चन में शर्माना नहीं चाहिए, जहाँ से जो मिल जाए सब निकाल लो एकदम, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके साक्षी। हर एक के लिए पहले कोचिंग के मॉड्यूल्स और फिर उसके बाद एनसीईआरटी। बायो के लिए आपके क्वेश्चन जो आते थे शाम तरफ वो वाले, मतलब पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर कराने के लिए। ओके, तो यार कोचिंग के और- मॉड्यूल्स बायो में ही फॉलो करे थे एज सच पूरे? हाँ जितना तक हो पाया था, मतलब जितना याद हो पाया था। कुछ हाँ। एक्स्ट्रा चीजें जो नहीं हो पाई थी लास्ट टाइम पे छोड़ दिया था पूरा, लास्ट टाइम पे फुल एनसीईआरटी पे ही था सिर्फ। ओके। बाकी पूरे 2 साल तक जितना हुआ था उतना। ठीक। और फिजिक्स में बीएम शर्मा स्टार्टिंग में टाइम था तब शुरू किया था, पर वो भी पूरा खत्म नहीं हुआ था। तो बस कोचिंग का मटेरियल ही और इन थ्योरी कॉन्सेप्ट्स के लिए एनसीईआरटी की रीड एक बार। ओके ठीक है। कुसुम। बोलो बोलो, तुम्हारा ऑडियो ऑन है, बोलो। हाँ हेलो। फिजिक्स के लिए मैंने मॉड्यूल्स और यूएसएस फॉलो की थी। केमिस्ट्री में मॉड्यूल्स लाइक क्लास के क्वेश्चन से हो जाता था। ओके। एंड बायोलॉजी में मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड लाइक वही क्लास की डीपीपीज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके ठीक है। अर्नव, बुक्स बताओ। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि पीवाई के सब थोड़ा ऑडियो अर्नव तुम्हारा लो आ रहा है, माइक्रोफोन सामने करके बोलो। कंफ्यूज कर लो। सीईटी के हो गए और फिजिक्स केमिस्ट्री में जेईई मेन के हो गए और नीट के तो कितने के आप करोगे ही करो, वो सब तक। बाकी फिजिक्स में अगर कोई एक किताब रिकमेंड करूँगा हर चीज़ के लिए तो वो होगी एच सी वर्मा। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी कोचिंग में हो, कुछ कर रहे हो, एच सी वर्मा कर लो। मतलब फिजिक्स एकदम सॉर्टेड है, वो सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाते हैं। क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और ऑब्जेक्टिव सारे पूरी मतलब थ्रू एंड थ्रू करनी है फिर नंबर 9 और बाकी अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप कर लो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है उसमें भी, क्योंकि सीईटी और इन सब के क्वेश्चंस का मिक्सचर बना के दे देते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री की जहाँ तक बात आई तो फिजिकल के लिए मैं नहीं कहूँगा कि और कहीं जाओ, पीवाईक्यू सारे कर लो, जेईई मेन, सीईटी, नीट और मॉड्यूल करना है कर लो अगर आपके पास टाइम बचे। बाकी ऑर्गेनिक में मैंने एमएस्ट्रॉन करी थी, जेईई मेन वाली, नीट वाली भी कर सकते हो, नियरली सेम है दोनों। और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी के मैंने फिलअप्स बनाए थे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स बनाए थे, तो मैंने उससे याद कर एनसीईआरटी, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको एनसीईआरटी रखनी है इनऑर्गेनिक में बस। और बायो के लिए एनसीईआरटी के फिलअप्स बनाए थे मैंने खुद। ये जो अर्नब ने फिलअप बनाए हैं ये मैं सबके साथ शेयर भी कर दूंगा, बढ़िया काम कर रहा है इसने, है ना? तो मुझे भेज रहा, सबके साथ शेयर भी कर दूंगा। हाँ, जब मेरा मन नहीं करता था कि बायो, क्योंकि मैं दिन के एंड में पढ़ता था, एकदम जब शाम हो गई या 9 बजे पढ़ता था तो वो देखा था कि अब टेबल पे नहीं बैठा जा, पीठ में दर्द हो रहा है, क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं क्लास में चले आता था, क्योंकि वो फन वे में निकल जाता है, ऐसा लगता नहीं आपको क्या पढ़ रहे हो, मतलब गेम जैसा लगता था मेरे, तो इसलिए मैं वो कर लेता था, तो ऐसे पता भी नहीं चलता था और आपके 200 क्वेश्चन खींच गए, तो मैंने वो। बाकी मॉड्यूल में जो मेन सेक्शन होता है उसका, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन बना के देता है, वो मत करो। तो उसका सेक्शन बी होता है जिसमें पीवाईक्यू होते हैं, वो आप कर लो, क्योंकि उसमें काफ़ी ओल्ड भी होते हैं, 1990s तक, तो वो अगर आपको कहीं नोट्स मिल जाए, नहीं तो कोचिंग में। ठीक है ठीक है ठीक है, काफ़ी सारे रिकमेंडेशन आ गई अर्नब से। अब आते हैं हम लोग वैदेही के ऊपर। बताओ वैदेही, बुक्स तुमने क्या फॉलो करे, कैसे चला? सर बायो में मैंने एनसीईआरटी और आपके सारे प्रैक्टिस सेशंस फॉलो किए थे, एंड केमिस्ट्री के लिए रवि सर के प्रैक्टिस सेशंस और उनकी जो डीपीपीज उन्होंने दी थी वो फॉलो की थी। जिन चैप्टर्स में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती थी केमिस्ट्री में, उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बैंक खरीदा था
तो मैं उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कौन सा करती क्वेश्चन बैंक वही बता दो, नहीं तो कमेंट में ये पूछेंगे नीट लोग। प्रेप का क्वेश्चन बैंक खरीदा अच्छा था। ओके ठीक है। और एंड फिजिक्स के लिए मैंने नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक ही प्रेफर किया था। प्लस मैंने लास्ट टाइम जब प्रिपेयर किया था तो मैंने कुछ मॉड्यूल्स सॉल्व करी थी। तो उन मॉड्यूल्स में मेरे पास कुछ मार्क्ड क्वेश्चंस थे जो मैं नहीं सॉल्व कर पाती थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मॉड्यूल से मैंने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सॉल्व किए जो मार्क्ड क्वेश्चंस थे बस। ओके, मार्क क्वेश्चन लास्ट में तुम गो थ्रू करते चले गए ना। फाइन 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 ठीक है। जैक पे आते हैं, जैक बताओ। मेरा ऐसा he followed two kinds of books technically speaking. Okay. One is during the syllabus. जैक ऑडियो इज नॉट क्लियर, माइक्रोफोन सामने लाओ। हाँ हेलो हाँ सर। तो जैसा मैं बोल रहा था सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे एक फॉलोड मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने करा था। कंप्लीट यू हैव दैट लैग कि ये इसे करूं, फॉर दैट सेपरेट मॉड्यूल्स। जैक तुम्हारा ऑडियो देयर इज बहुत ज़्यादा कट है ऑडियो में, है ना। एक बार थोड़ा सा इंटरनेट फिक्स करो, देन विल गेट बैक, ठीक है ना, इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। अब महंगा है इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। खैर हम लोग बुक रिकमेंडेशन ख़त्म कर चुके थे। अब हम आते हैं बहुत सीरियस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मतलब इतना पढ़ चुके हैं लोग। कितने घंटे पढ़ते थे तो तुम लोग वैसे ही पूछने वाले थे, मैं ही पूछ लेता हूँ, बस घंटे बताना कितने घंटे पढ़ते तुम लोग, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से कमर से स्टार्ट करते हैं। बताओ कितने घंटे पढ़ रहे थे तुम? पूरे साल देखें तो एवरेज 9 to 10 आवर्स, और एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले वो 12-13 के आसपास। ये 9 to 10 आवर्स अपार्ट फ्रॉम क्लासेस है कि इंक्लूडिंग क्लासेस है, ये भी बता देना। नहीं सब कुछ इंक्लूडेड, सब मिला जुला के 9-10 घंटे ना। चलो बढ़िया। कशिश? सर मैं अभी 9 से 10 घंटे पढ़ती थी, और मैं दिन में पढ़ती थी, रात को नहीं पढ़ती। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ ये भी बता देना दिन में पढ़ते थे कि रात में, बहुत मेजर क्वेश्चन होता है। और सुनिए सर भाई मतलब 9-10 का एवरेज आ जाता था, लेकिन मेरा वैसा रहता था कि जैसे आज दिन का कोई टारगेट है कि फिजिक्स इतना करना है आधा चैप्टर, और बायो में पूरा चैप्टर करना है और क्वेश्चंस करने हैं, तो वैसा रहता कि आज अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सटेंड करना पड़ता था। मान लो जैसे हो सकता है कि एक दिन 12 घंटे या 13 घंटे हो जाए, या एक दिन जल्दी निपट जाए। मतलब डेली टारगेट के हिसाब से चल रहे थे कि हाँ आज ये खत्म करना ही है। टारगेट बेस्ड रहता था, मतलब आवर्स वाला नहीं रहता था कि 10 घंटे हो गए तो लेकिन तुम्हारा टारगेट आज तक समय पर खत्म नहीं हुआ है, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। मिनिमम 1 महीना डिले चलता था तुम्हारा टारगेट सारा। सर वो थोड़ा ज्यादा ही टारगेट ले लेते थे ना, अनरियलिस्टिक टारगेट। चलो कोई नहीं। रेशमा बताओ कितने घंटे पढ़ते थे? तब मेरा भी ऐसा टारगेट ही था, अगर टू डू लिस्ट में जो भी लिखा है वो जब तक हो तब तक पढ़ना, मतलब 9-10 घंटे टाइप, और दिन में ही पढ़ती थी, रात में नहीं। अच्छा अर्नब? सेम कहूँगा मैं भी सुनी के जैसा कि मेरा टारगेट होता था कि ये कर लेना, बट ऑनेस्ट अगर आप मेरे से पूछो कितने घंटे पढ़ते थे तो 8 घंटे के बाद तो मतलब वो दर्द होने लगता था मेरे को, पैर वैर में लेट जाता। मतलब कोई 20 घंटे वाला नहीं। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। अब साक्षी तुम बताओ। 9 से 10 घंटे एवरेज, मतलब क्लासेस ये सब मिला जुला करके ना 9 से 10 घंटे। हाँ। ठीक है। और वैदेही तुम बताओ। सर मेरा भी टारगेट बेस्ड ही रहता था कि कभी टारगेट जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी खत्म हो जाता था, अदरवाइज 8 to 9 आवर्स। एंड रात में पढ़ती थी, मैं रात में प्रेफर करती थी। ओके फाइन। कुसुम? अपार्ट फ्रॉम क्लासेस 6 to 8 आवर्स मिनिमम रहता था। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस 6 से। कुसुम सबसे ज़्यादा पढ़ी यहाँ पे यार, 6 से 8 घंटे अपार्ट फ्रॉम क्लासेस। 4 घंटा 5 घंटा क्लास का मिलाएं तो ज़्यादा हो रहा है। गुड वर्क। ठीक है। प्रेम तुम बताओ। मेरा ऐसा कुछ कांस्टेंट नहीं रहता था, मतलब एवरेज में 8-10 घंटे, लेकिन उसको भी लाइक मेरा मूड था। कभी बार हम सारा दिन कुछ नहीं पढ़ सकते वैसा टाइम। सारा दिन पढ़ते रहते? लेकिन फिर टेस्ट वगैरह आता था, सारा दिन कुछ नहीं पढ़ सकते, मूड के ऊपर है। अच्छा मूड के ऊपर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम थोड़ा और इसके ऊपर प्रकाश डालो कि ये मूड के ऊपर कैसे कर रहे थे। एक्चुअली मुझे गेम खेलने की आदत थी। मैं मई महीने तक 12-12 घंटा गेम खेलता था। अच्छा कौन से गेम खेलते थे? वो एक इंडोनेशिया का गेम है और एक BGMI अपना इंडिया का। अच्छा ओके। तो गेम का एडिक्शन छूटा कि नहीं फिर तैयारी के वक्त? हाँ लाइक हम मई में फिर रियलाइज हो गया कि नहीं, 2-4 महीना है, फालतू बाद में रिग्रेट होगा, उससे अच्छा अभी अनइंस्टॉल कर देते हैं, पहले पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलो बढ़िया। तो गेम अनइंस्टॉल किया तुमने, चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है। ठीक है। ख्याति तुम कितना घंटा पढ़? सही बात है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा। ख्याति कितना घंटा पढ़ती थी? मैं बेसिकली
हाँ फिर आते हैं, वापस आते हैं, ठीक है। सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। ख्याति तुम बताओ। गिन के कभी नहीं पढ़ते थे कि कितना घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको 7-8 घंटा सोने का आदत था, तो उतना हम रख के 8 घंटा सोती थी तुम? मतलब जितना में आदमी फ्रेश हो जाए। अच्छा, जितना में फ्रेश हो जाए। अच्छा ठीक है, तो 7-8 घंटा मिला के सो रहे हो तुम, मतलब ठीक है। और गिने नहीं तुम कभी घंटा कितना? सॉरी एवरीवन, ख्याति ने घंटे नहीं गिने, अगली बार से उसको पूछ लेंगे कि उसके आवर्स कितने लग रहे थे। ठीक है। और जैक तुम? मेरा मतलब ऐसा फिक्स नहीं रहता था। वीकडेज में जब स्कूल होता था तो अराउंड मैक्सिमम निकाल पाता था क्लास को मिला, मतलब एक्सक्लूड करके 3 घंटा, और तो उसको रिकवर करने के लिए वीकडेज में इसलिए थोड़ा ज़्यादा, मतलब वीकेंड्स में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता था, ताकि वीकली मेरा टारगेट बैलेंस हो जाए। ठीक है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, है ना। साक्षी से मैं पूछता हूँ इस चीज़ पे, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट एफर्ट्स की इंपॉर्टेंस बताओ यार तुम, क्या है इसमें खराब नंबर। और इसमें मुझे ये भी इंक्लूड करके बताना कि तुम्हारे शुरू में ही 696, 700 ऐसे ही नंबर आते थे कि कभी खराब नंबर भी आए थे, सब उसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिक। खराब आते थे, बट कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मतलब रूटीन फिक्स करते हैं और फिर 3-4 महीने हुआ उसके बाद फिर टूट जाता है। तो अगर कंसिस्टेंट रहता है तभी रिजल्ट इम्प्रूव होगा, या फिर मार्क्स जो भी बोलो वो इम्प्रूव होता है। नहीं तो स्कोर गिर भी सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता। और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा सिलेबस 2 साल का याद रखने के लिए रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। बार बार सेम चीज़ को रिवाइज करते रहो ताकि याद रहे। एक बार पढ़ा हुआ चीज़ तो ऑब्वियसली भूल ही जाते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट, तुम्हारा स्कोर्स के बारे में बताओ, स्कोर्स कैसे फ्लक्चुएट करते थे और उस चीज़ को टैकल कैसे किया जाए? स्टार्टिंग में तो 680, 670s में ही था, तो उतना लगता भी नहीं था कि कम आ रहे हैं मार्क्स। मतलब लगता था ठीक ही है, इतना भी आ जाए काफ़ी अच्छा ही रहेगा। फिर बीच में कम भी होते थे, 650, 560, 590s भी आते थे। और अभी लास्ट में जब 2-3 महीने से थोड़ा टाइमिंग ये सब बढ़ाया था पढ़ने को, और रिवीजन जब बढ़िया किया था, और बायो की चीज़ें जब याद रहने लगी थी जब ज़्यादा, तब स्कोर बढ़ा, तो 700 के अराउंड आते थे स्कोर। और पहले बायो थोड़ा कम ही चलता था, तो उसके कारण स्कोर गिरता था। अच्छा, तो मतलब कंसिस्टेंट एफर्ट्स एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। तुम में से कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया था यार? कोई भी ऐसा है जिसने टाइम टेबल बनाया और उसको फॉलो कर पाया? किसी कुछ, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं हो पाया, किसी को नहीं। एक बेसिक बनाए बहुत से फॉलो नहीं हुआ, टाइम टेबल ज़्यादा बेटर करता है। क्या क्या कह रहे हो? लाइक डेली टाइम टेबल बनाना ज़्यादा बेटर करता है। जैसे ओवरऑल टाइम टेबल 1 मंथ का बना लिए कि हाँ जैसे सुबह उठेंगे वो कुछ अच्छा करता है, डेली टारगेट देना चाहिए, वो बेटर है। तो वो वाला किसी ने नहीं करना कि सुबह 7 बजे उठना है, फिर ब्रश करना है, फिर नाश्ता करना है, फिर पढ़ने बैठना, वो किसी से नहीं होता, फॉलो ही नहीं हो पाएगा। मेरे से तो नहीं हुआ, यहाँ भी किसी को नहीं आता, जिसके लिए आप कोई और वीडियो देखें, है ना। यहाँ किसी को पता नहीं है इसके बारे में। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज़ तो डन है। अब मुझे बायो में एक चीज़ बताओ, बायो में तुमने सबने साथ में प्रैक्टिस सेशंस करे थे, ठीक है, तो उसके बारे में ऐसा फीडबैक ले लो या जो भी ले लो, मतलब वो उसने किस तरह से तुम्हें हेल्प आउट करा, मेरे को बस इतना जानना है, सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव एंड एवरीवन कैन ऑल्सो गो थ्रू इट। ठीक है, हम कमर से स्टार्ट करेंगे, जो भी मेरे साथ तुमने प्रैक्टिस सेशंस वगैरह किए थे। सर लास्ट के 3 मंथ्स में काफ़ी कंसिस्टेंट थे उसमें, तो उससे काफ़ी स्कोर्स इंप्रूव हुआ। मतलब ऐसा था कि फिजिक्स वगैरह में थोड़ा प्रैक्टिस और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए बायो में सिर्फ आपका क्वेश्चन सेशन कर लेते थे, उसके बाद बायो कितना मतलब अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम से 15 दिन पहले हम बायो फिर से पढ़ना स्टार्ट किए थे। मतलब 2 महीना छोड़ दिए थे बायो, सिर्फ आपका क्वेश्चंस करते थे। हाँ। उससे मतलब सारा कुछ रहता था माइंड में हमेशा। अच्छा। तो ऐसा है कि आपका क्वेश्चन सेशन अगर करेंगे कंटिन्यू, तो उससे बायो अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं ना तो काम हो जाएगा, नहीं पढ़ जाएगा। पेज वाइज वगैरह सब बनाए थे ना, पेज वाइज जो हम करते थे और सारे सेशंस। हाँ सर, पेज वाइज वगैरह सारा एनसीईआरटी पेज वाइज जो आपका लास्ट में हुआ था वो भी था। हम आपको फॉलो करना स्टार्ट किए थे अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल लास्ट से, और उसके बाद फिर फॉलो किए थे पूरा, और उस वक्त से फिर हम एनसीईआरटी पढ़ना कुछ दिन के लिए छोड़ दिए थे। फिर अगस्त में स्टार्ट किए, फिर रिवाइज करना 10-15 दिन में, तो फिर सारा हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। तो मतलब सिर्फ क्वेश्चन से काफी अच्छा रिव्यू मिल जाता है ओवरऑल। हाँ, वो बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। एक्चुअली बायो में प्रॉब्लम ये है ना कि लोग ग्रंथ बना लेते हैं, पढ़ते ही जाते हैं, मतलब क्या प्रैक्टिस करना है वही नहीं पता, लगता है खाली फिजिक्स में प्रैक्टिस लगती है। मगर मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर जब दिए होगे तब फील हुआ होगा तुम्हें कितनी स्पीड बनती है और हाँ सर, और स्पीड में एक्चुअली में, क्योंकि अगर हम लोग घर पे बैठ के बनाएंगे तो 1 घंटे में वही 100-150 क्वेश्चन, लेकिन आपका 30-35 मिनट्स में 90 क्वेश्चन हो जाता था। तो पहले तो शुरू में जब स्टार्ट किए थे तो कोप अप करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता था कि एक क्वेश्चन में 10 सेकंड 15 सेकंड ही मिल रहा है, टाइम कम है थोड़ा, लेकिन उसके वजह से स्पीड इंप्रूव हो गया। ऐसा इंप्रूव हुआ कि जब पेपर एक्चुअली में आया तो बॉटनी 5 से 6 मिनट में हो गया कंप्लीट। 5 से 6 मिनट में बॉटनी का पेपर बना के आए हो, क्या बात है यार। हाँ, बॉटनी 5 से 6 मिनट पूरा कंप्लीट हो गया था। काफी अच्छा, वहीं पे एक्चुअली रियलाइज, मतलब पेपर हम खोले थे बायो से, तो हमको रियलाइज हुआ था कि इस साल तो कट ऑफ और ऊपर जा रहा है,
क्योंकि बायो इतना जल्दी हो गया, फिर उसके बाद जूलॉजी भी ठीक ठाक, मतलब 15 से 20 मिनट में तो पूरा बायो अच्छे से कर लिए थे। 15 से 20 मिनट खोले तो थोड़ा रियलाइज, हाँ बहुत फिर बढ़िया। फिजिक्स खोले तो थोड़ा लगा कि नहीं लेंदी पेपर है। हाँ फिजिक्स मैं एग्जाम हॉल के बाहर ही खड़ा था, मैं लोगों की शक्लें देख रहा हूँ, मैं पेपर उठाया, लोग कह रहे सर फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत गड़बड़ हो गया। मैं बोला ठीक है, बट फिर मैं फोकस था, मैं पेपर उठा के ले आऊँ, तो मैंने ज़्यादा उस पर देखा नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया। कशिश बताना यार, बायो के सेशंस एंड ऑल को लेकर के क्या कैसे चल रहा था? सर बायो के जो पेज वाइज और चैप्टर वाइज है वो तो बहुत अच्छे से, वो जैसे आपके साथ लाइव तो लगाते थे, बाद में भी हम रिकॉर्डेड वो फास्ट करके दोबारा देख लेते थे, जैसे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। तो लगता था कि चैप्टर पूरा हो गया एमसीक्यू करने के बाद। ओके ओके बढ़िया। फास्ट को तुम और फास्ट करके देखते थे, ये अच्छी चीज़ है तुम्हारी, ठीक है। फास्ट करके। ओके सुनिकेत? सर वही मतलब प्रैक्टिस सेशन करे थे और पेज वाइज वाला भी करा था, प्लस उसका वही फायदा होता है कि जैसे इस बार ऑप्शंस दे दिए थे, तो अगर तुम पहले से प्रैक्टिस करते हो हर टाइप के क्वेश्चन की, तुम्हें उसकी आदत पड़ जाती है कि कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। जैसे मैचिंग वाला देख के कर लो, बहुत जल्दी निपट जाता है। और जैसे ही मतलब स्टेटमेंट वाइज देख के मैंने कि 7-8 लाइन जा रहा है, तो और वो भी होता है कि एग्जाम में मतलब हम पढ़ रहे होते तो एक और पॉइंट रहता कि ये है कि गलत तो नहीं मार दिया जल्दी जल्दी, तो वो चेक करने के लिए मतलब वैसे वाले क्वेश्चन पकड़ो जो तुम कर सकते हो उतने टाइम लिमिट। वरना अगर बच्चे सीधा अगर मान लो प्रैक्टिस नहीं करी उन्होंने और सीधा पेपर में जा रहे हैं, तो यही है कि क्वेश्चन सिलेक्शन में दिक्कत होगी। और प्रैक्टिस यार मतलब तुमने दोनों तरह से कर, तू तो बहुत पहले से, तो तुमसे ही नहीं पूछूंगा, तुम रुको कहीं और पूछता हूँ मैं। चलो तुम बैठो, अभी रिश्मा पे आते हैं। रिश्मा बताओ जरा। एक मिनट, ये किसी के बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ हो रही है, प्लीज़ म्यूट कर लो, कहीं तो आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, म्यूट कर लो। हाँ फिर हाँ अब बोलो रिश्मा। सर मतलब पहले तो बायो में ऐसे 280s 290s टाइप आते थे, तो ऐसे पहले सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते, तो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपके क्वेश्चंस जैसे लगाने शुरू किए वैसे धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होकर 340 350 पे आने लगे। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का यही फायदा हुआ कि एनसीईआरटी पढ़ के नहीं पता चल सके हमारा चैप्टर हुआ है या नहीं। एक बार उसके क्वेश्चंस लगा लिए तो पता चला अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फिर से वो पढ़ के उसको क्लियर करके फिर से उसके क्वेश्चंस लगाए, तो उससे एकदम अच्छे से बायो हो गया आपके क्वेश्चंस। ओके बहुत बढ़िया। कितनी देर में किए थे पेपर बायो का? सर आधा घंटा, फिर ओएमआर मार्किंग में थोड़ा टाइम लगा 15 मिनट्स। हाँ फिर नया ओएमआर आया था ना, सुंदर सुंदर। ठीक है अर्नब बताओ। बायो का ना तो मैं एग्जाम के दिन तो मैंने 15-20 मिनट में कर ली थी बायो, आसानी आई थी बायो। तो मैं लास्ट में करता हूँ बायो, तो मेरे को तो लगा कि भाई ये तो चालू होते ही कब हो गया था रहने से लगा। तो और बाकी है कि वो पहली सर की देख लो। ये किताब को प्रमोशन नहीं करना तो छुपाओ उसको नीचे। हाँ ठीक है आगे बताओ। नीचे वीडियो वो था पेपर की वैसा ओएमआर और वैसा पैटर्न जो है, जब तक उन्होंने भी लॉन्च नहीं करा था, उन्होंने खुद ओएमआर लॉन्च नहीं करी थी, उससे पहले सर ने हमको बना के दिया था। अच्छा वो ग्रैंड मास्टर थी क्या? अच्छा फिर तो लाओ उसको, फिर तो लाओ। मुझे लगा कौन सी किताब लेके आ गया। अच्छा ओके आपकी किताब है। हाँ। तो जब एनटीए वालों ने तक ओएमआर नहीं रिलीज करी थी तो हम लोगों को मिल गई, तो वो अच्छा था, काफी अच्छा था कि प्रैक्टिस मिल गई आपको 12 पेपर की जो नए पैटर्न के हैं, इसलिए भी जल्दी हो गया था। आपको वो नहीं सोचना पड़ता था बार बार कि नहीं कौन सा करें कौन सा नहीं करें कौन सा छोड़ दें, इसलिए आसान हो गया। और बाकी जो वो सेशन की बात करूँ मैं, तो मेरे को तो मजा आते थे कि भाई अब फोन उठाया और चले गए क्लास में, गेम की तरह खेलता था मैं उसको सेशन को, तो मेरे को तो बहुत मजा आते थे। अर्नब के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे साथ 11th से है ना अर्नब, तुम 11th से? हाँ 11th में तुम्हारा सिलेबस हमने निपटा लिया था। 11th में अक्टूबर में आया था मैं, और अराउंड जब मैं 12th में इंटर कर रहा था तो खत्म हो गया। हाँ इसका हमने बायो निपटा दिया था, फिर बायो का रिवीजन होके खाली प्रैक्टिस होती है। इसने 2 बैच अपने सामने निकलते देखी हैं, तो अब खुद ही निकल रहा है बैच से, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है 3 हाँ ओके। ये साक्षी बताना जरा प्रैक्टिस सेशंस एंड ऑल पे। प्रैक्टिस सेशंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो एनसीईआरटी पेज वाइज वाला लगा था, क्योंकि पढ़ते टाइम बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, जो अगर क्वेश्चन बनने पे फिर ध्यान आता है कि हाँ ये चीज़ें भी थी पेज पे लिखी हुई। और क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं बायो में तो उससे एक्यूरेसी भी बढ़ता है, स्पीड तो बढ़ता ही है। कितनी देर में किए थे? क्योंकि बहुत बार आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। बायो का पेपर कितनी देर में किए थे?
20-25 मिनट में हो गया था आराम से वो हो गया। जल्दी हो गया तो वही फिर लगा कि और टाइम है, बस फिजिक्स में स्लो हो गया था थोड़ा ज़्यादा हाँ ही। हाँ, वो काफ़ी लोग कहते हैं ना कि बायो तो चलो हो जाएगी, फिर पेपर खोलते हैं 1 घंटा बायो में दे दिए, भले अच्छा करें मगर 1 घंटा देने के बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री 100% डूबेगा, ये फिक्स रहता है। तो इसलिए बायो मिनिमम टाइम मैक्सिमम करने पे बिलीव रखना है ना। आ जाओ वैदे पे आते हैं। मिनिमम में और सही से भी करने में। हाँ कुछ लोग एग्जैक्ट, ज़्यादा टाइम इसलिए भी लगाए कि गलत ना हो कोई क्वेश्चन। हाँ वो तो जब पहले प्रैक्टिस मतलब देखे दिखाए क्वेश्चन आते हैं तो बस वही बात होती है। तब उतना रहता टाइम लगा। मेरे हिसाब से सभी देखे दिखाए क्वेश्चन आए थे अर्थफॉर्म वाला छोड़ करके, करे कराए वो सवाल। स्किप किया था, ऑप्शनल में था तो। हाँ वो वही तो बच गए हम लोग, नहीं फिर बेइज्जती हो जाती है। आगे आते हैं वैदेही पे, बताओ वैदेही। तो मैंने सितंबर से आपको फॉलो करना स्टार्ट किया था प्लस कोर्स से, और तब से मैं सारे प्रैक्टिस सेशन, स्पेशल क्लास सब कुछ अटेंड कर दी हूँ। तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मतलब काफी हेल्पफुल थे, क्योंकि यही चीज जैसे सबने बोला कि ऐसा होता था एनसीईआरटी रीडिंग पे काफी सारे पॉइंट्स मिस हो जाते थे, बट जब क्वेश्चंस करते थे तब याद आता था कि हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो गया था और ये चीज नहीं मालूम थी। वो वीक पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं पता लगते थे कि क्या रिवाइज करना बाकी है। तो उससे हेल्प में निपटा, चलो बहुत बढ़िया। कुसुम बताओ। तो मेरे केस में सबसे बड़ी हेल्प मुझे स्पीड में हुई। मीन्स मेरी स्पीड बहुत स्लो थी बायोलॉजी के केस में, एंड उससे स्पीड में बहुत हेल्प हुई। लाइक एंड मीन्स नीट एग्जाम तो मेरा लगभग 40 मिनट्स में विथ ओएमआर मेरा हो गया था पेपर। बायो का बोलो, ऐसे नहीं तो डर जाएंगे लोग। बायो का पेपर 40 मिनट में हो गया विद ओएमआर, है ना। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। बायो फिर तुम लेके कितना, लेकिन कम गंदे नंबर लेके आए बायो में, ये तो बात है। ये तो मैं आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? बहुत कांड करिए थे बायो में। चलो ठीक है, मुझे पता है तो वो गलत कर रही हूँ, बट फिर भी गलत हो गया। हो जाता है कभी, उस पर भी हम लोग आएंगे अभी उस चीज़ के ऊपर। ठीक है चलो बहुत, अभी कॉलेज जा रहे हो, बढ़िया, वो सेट है ना। हाँ प्रेम बताओ ज़रा। सर मैंने आपको मई जून से फॉलो करना स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेशंस और क्विज़ एंड ऑल, लाइक उससे मेनली स्पीड बहुत इंप्रूव हुई। नए नए क्वेश्चंस लाइक ओवरऑल पेपर, ओवरऑल पूरा सिलेबस कवर हो रहा था लाइक 30-40 मिनट में, ऐसे जैसे आप क्वेश्चंस करा रहे थे। तो ओवरऑल लाइक रिवाइज भी हो रहा था, एक तरह से स्पीड में इंप्रूवमेंट हो रही थी, एक्यूरेसी बढ़ रही थी। नीट का पेपर में लाइक बायो मेरा अराउंड 30 मिनट्स में कवर हो गया था। चलो बहुत बढ़िया। ओके 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 ठीक है। ख्याति तुम बताओ, तुम 360 ला तुम थोड़ा और ज़्यादा बता सकते हो, 1 मिनट तुम ज़्यादा ले सकते हो। बताओ ज़रा। मैं 2020 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। तो मैं तब के जनवरी से आपकी क्लासेस कर रही थी। तो शुरू में तो मेरे मार्क्स 250 के अराउंड आते थे बायो में। हाँ, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके इंक्रीज हुआ, और लास्ट 2020 में मैंने बहुत सारे OMR मिस्टेक्स और बिना रिवाइज किए टिक मारने वाले कर दिए थे, उसका इस बार मैंने ध्यान रखा और इस वजह से नहीं हुआ। और बायो 15-20 मिनट में हो गया था पूरा पेपर। 15-20 मिनट में 360, हाँ, है ना, हो गया था इस बार। चलो हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस एकदम मजे आ गए एकदम जिंदगी में, है ना। जैक बताना यार बायो। हम तो आपको 12 से फॉलो कर रहे थे। हाँ। तो जैसे आपने 3 महीने में सिलेबस खत्म कर दिया, हम तो शॉक में हो गए यार अब क्या करें बैठ के। क्या तो करें बैठ के, बहुत खालीपन आ जाता है। प्रैक्टिस सेशंस, आप 2020 के लिए प्रैक्टिस सेशंस लाते थे ना, तो उस टाइम से मतलब मैंने वो प्रैक्टिस वाला चीज अडॉप्ट कर लिया। हाँ। तो बेस्ट चीज ये लगता था आप जब एनटीए मॉक्स कराते थे, बिकॉज एनटीए मॉक्स में क्या रहता था, उसमें आप टेक्निकली एनसीईआरटी होती थी, बट उसको ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाता था कि लोग ऐसे डर जाते थे। लेकिन आपके साइड से मतलब एक भी एनटीए मॉक खुद से नहीं लगाया था, बट बाकी आपके प्रैक्टिस सेशन से किए थे। तो वहाँ से मतलब एनसीईआरटी का एकदम डेप्थ का जो क्वेश्चंस होता है वो सब भी नोट हो गए एकदम बढ़िया से। तो लास्ट में मेरे को बायो में उतना ध्यान नहीं देना पड़ा, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान दिया था लास्ट मोमेंट पे। ओके, तुम तो 12th के साथ दिए थे, तो एनडीवर बैच से भी हो ना, एनडीवर बैच से। हाँ शुरुआत से हो तुम, ठीक है। तो 12th के साथ मतलब ऐसे 3 महीने में खत्म करने में कुछ ऐसा अंदर से खराब तो नहीं हो जाता है सिस्टम, समझ आ रहता है 3 महीने में? नहीं आराम से सब फिट रहता है ना, कोई इशू नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो चलो हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया। अब सबसे क्रूशियल चीज़ों में 2-3 लोगों से पूछूंगा कि जितना भी पढ़ लो, एक्चुअल काम आता है वो 3 घंटे में क्या करे हो तुम, है ना। वो 3 घंटे के प्रेशर को कैसे हैंडल करना, और एग्जाम से लास्ट के 5-10 दिन को लेकर। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, फिर भी इस चीज़ को अभी से दिमाग में डाल के रखना ज़रूरी है ना। तो मैं इसमें पूछता हूँ सबसे पहले कमर से, बताओ यार कमर, वो एग्ज़ाम से पहले वाला स्ट्रेस और एग्ज़ाम हॉल 3 घंटे को टैकल कैसे किया?
हाँ सर, तो जो 1-2 साल जो पढ़े हैं वो तो मतलब इम्पोर्टेंट होता ही है। नहीं, एक मिनट तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमको एक वीडियो बनाने का है, तुम उसमें कहते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एंड दैट। क्यों सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो तुम? बढ़िया कॉलेज जा रहे हो। सर क्योंकि सर जब एग्जाम दे के आए थे ना तो पेपर से मिलाए थे तो 692 आ रहा था। अच्छा। और 3 गड़बड़ी OMR में हो गया। OMR एक क्वेश्चन नहीं छोड़े, हाँ एक क्वेश्चन से छोड़े नहीं थे और वो पेपर में छूट गया, और एक OMR 2 क्वेश्चन ऐसा था जो कि पेपर में कुछ और मार्क किए तो OMR में गलत मार्क कर दिए, तो इसी वजह से। चलो कोई बात नहीं, अभी खुश रहो, लेकिन है ना चिल मारो। हाँ आप बताओ आगे। हाँ सर, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, लास्ट के एक हफ्ता में जैसे हम बोले कि मतलब रूटीन को थोड़ा अलाइन कर लेना चाहिए। जैसे कि एग्जाम होगा वही 2 बजे से, लेकिन इस बार हो रहा है कि 11 बजे किसी को रिपोर्टिंग के लिए बुला रहा है। तो जो नाइट वाला जैसे स्केड्यूल होता है उसको कोशिश करना चाहिए कि लास्ट एक हफ्ते में एक प्रॉपर स्लीप के लिए पहले सो जाएं। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो गया कि वो उसमें हम फिट नहीं हो पाए। लास्ट भी हमको एग्जाम से पहले हम 3 बजे सोए और 8:30 बजे उठ गए, मतलब 4-5 घंटे का ही नींद मिला था। तो वो हेडेक वाला चीज़ एंड ऑल आ गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रैक्शन हो गया था एग्जाम के बीच में भी। तो वो थोड़ा फ्रेशनेस लाने के लिए ना एक स्लीप साइकिल को थोड़ा लास्ट के टाइम में अलाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम से पहले तो पता था ही, आप भी बोलते थे, लेकिन अब जब एग्जाम हो गया है तो थोड़ा उसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है कि हाँ, वो एग्जाम होने के बाद ही रियलाइजेशन होता है। हाँ, थोड़ा हेडेक एंड ऑल अवॉइड कर लेते तो थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है, थोड़ा 1-2 गलती जो कर दी है वो नहीं होता। तो वो चीज़ है कि साइकिल को थोड़ा अलाइन कर लेना चाहिए एग्जाम से 1 हफ्ते पहले कम से कम किसी भी हाल में। लेकिन उसके पहले तो चलता है। हाँ, उससे पहले चलता है सर, साल भर जो भी रहे, साल भर मेरा नाइट ही चला था। तो फिर लास्ट में भी हम नहीं किए थे उसको, सही कोशिश किए, लेकिन 1-2 दिन कुछ टॉपिक छूट गया तो उसके वजह से भी एक्सटेंड कर लिए पढ़ना। लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, 1-2 टॉपिक छूट जाए छोटा मोटा रिवाइज करना, क्योंकि पहले पढ़े ही हो वो चीज़, उसके वजह से एग्जाम का पूरा 3 घंटा सफर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर अच्छा प्रिपेयर किए तो 1-2 टॉपिक अगर रिवाइज नहीं भी करेंगे एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब बहुत ज़्यादा ये मचा रहता है कि इंट्यूशंस आता है कि ये टॉपिक ही ना आ जाएगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सो गए थे, उसका फिर फोन खोल के फिर कुछ PDF था आपका वो देख लिए, तो जैसे डायग्राम वगैरह छूटा हुआ था कुछ तो वो चेक कर लिए थे। लेकिन वो एक्चुअली भी देखा जाए तो हेल्प नहीं करता है एग्जाम से पहले, अगर साल भर अच्छा नहीं, बट वो करते सब हैं यार, वो एग्जाम से पहले वो मैंने भी किताब खुलता है यार, ये मैं भूल रहा हूँ, देख लेते हैं एक बार। वो होता है, वो होना है, ह्यूमन नेचर है, होना ही होना है ना। बट हाँ लास्ट में थोड़ा ज्ञान तो दे ही सकते हैं। अगर अवॉइड करना हो तो सर मतलब थोड़ा स्लॉट को सही कर सकते हैं। जैसे कि अगर नाइट स्लॉट है तो उसको दिन वाला कर लें, तो फिर वो आदत हो जाएगा कि जैसे 11 बजे सो जा रहे हैं, तो फिर वो सही रहेगा। हाँ, तो कोशिश करना चाहिए थोड़ा पीछे बिल्कुल। चलो ये तुमने बहुत अच्छे से बताया। एक चीज़ और है यार, घर पे बहुत ज़्यादा, किसने सबसे ज़्यादा ऑनेस्टली बताना घर पे प्रेशर फील किया है पेरेंट्स का कि ये कर लो वो कर लो? बिकॉज बोलते तो हैं घर पे पेरेंट्स, है ना, बहुत यूजुअली सपोर्टिव भी मिलते हैं। लकीली किसी ने ऐसा फेस करा है घर पे तो कोई एडवाइस दे पाएगा, बिकॉज जिसने फेस करा है वही, है ना। घर से ऐसा मेंटल प्रेशर सा एनीवन, या कोई इस पे कोई सजेशन देना चाहता है तो सब चिलते हैं इस मामले में। तो मतलब मैं अपने पेरेंट्स का मतलब क्या ही बोलूँ, उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं बोला था। खुद भी वो लोग डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे को नहीं कहा कि भाई डॉक्टर ही बन जाए, या मेडिकल मैंने अपनी चॉइस कर लिया था। और रैंक के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कभी भी। जैसे अभी मेरी एक्सपेक्टेड रैंक से काफी बेकार आई है, और हाँ मैं उसी की तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पर उन्होंने मेरे को कभी नहीं कहा कि, वो तो खुद ही बोल रहे थे कि अच्छी रैंक है, कॉलेज जाएगा ऐसे वैसे। तो मैं कहूँगा कि अगर आप समझाते हो अपने पेरेंट्स को, उनको मतलब ना इनपुट देते रहो कि भाई ठीक चल रही है प्रेफरेंस को ये है, तो वो लोग भी कम टेंशन में रहते हैं। और वो लोग अगर कम टेंशन में रहेंगे तो आपको भी वो रहेगा कि कम टेंशन देंगे। मतलब जैसे मैं समझाता हूँ कि आप स्कोर बताओ, प्रिपरेशन कैसे चल रही है। मतलब जितना ज्यादा कम्युनिकेट करोगे ना पेरेंट्स से, उतना ज्यादा बेटर रिलेशनशिप रहेगा, और उतना कम आपको स्ट्रेस देंगे कि भाई उनको, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि आप रात में अगर 4 बजे तक पढ़ रहे हो तो आपको उनको बताना पड़ेगा। वो थोड़ी देख के देख सकते हैं सारा टाइम क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। उनका काम भी नहीं होना चाहिए कि देखना क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। तो जितना आप कम्युनिकेट करो उतना आपको भी कम स्ट्रेस लगेगा और उनको भी कम स्ट्रेस रहेगा। मतलब चीज़ों को क्लियर रखना है ना, घर पे कम्युनिकेटेड रखना है, तब सब चीज़ें एकदम सॉर्टेड सी रहती हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे पॉइंट्स हमने कवर ही कर लिए, है ना। अब हम एक लास्ट लाइन गो थ्रू करेंगे, वन मैसेज। और तुम कौन से कॉलेज जाना चाहते हो तो पहुंच रहे हो। बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से सेम ही कॉलेज पहुंचेंगे। लास्ट ईयर SC में इंटरव्यूज़ कर रहे थे, फिर वो 3 लोग यही कॉलेज में साथ में ही पहुंच गए फिर, है ना। हाँ तो एक बार बता दो। क्या सर, लाइक मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि एम्स को ऑप्ट करूँ या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से कोई। अब यार इस चीज़ पे हम लोग अलग से बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। उस पर मैं अलाइन करता हूँ, है ना। अभी काउंसलिंग में तो समय है, शायद 16-17 से है, अभी तो डिलेड है काउंसलिंग। सेशन तुम्हारा फरवरी में स्टार्ट होगा,
बहुत ज़्यादा समय है अभी सेशन स्टार्ट होने में, तो अब तक तो मज़े ही करो तब तक। फरवरी तक क्या करोगे पता ही नहीं, सेशन एकदम रुक गया। मूवी देखो, टीवी सीरीज़ देखो, वो रिकमेंडेशन मैं दूंगा तुम्हें, बहुत सारी देखी है। यहाँ से 1 मैसेज फॉर एनीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर 22 और 23, एनी 1 मैसेज, ठीक है? तो लाइन से लेंगे, सोच के रखना। हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंडमली ख्याति से। हाँ बताओ ख्याति, एनी 1 मैसेज। हाँ, प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वही पूरे साल काम आएगी। और लास्ट मिनट पे अपने ऊपर भी थोड़ा भरोसा रखना कि इतना पढ़ा है तो बेकार तो नहीं। वाह ख्याति, पूरे लास्ट महीने तो हम ही तुमको समझा रहे थे, तुम्हें था? सही बताओ। बोल तो दे रहे हो ऐसा। एग्जाम से पहले, थोड़ी देर पहले तक कोई भी गाना मत सुनना, वरना वो दिमाग में रह जाता है, एग्जाम के टाइम बचता रहता है। अच्छा, ये बहुत टेक्निकल। और वो इंटरनेट ठीक कर लो, वो भी कह दो, हमारा नेट जो खराब रहता हाँ, है। अपना पूरा इंटरनेट सही रखना ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेम पे। प्रेम, एनी 1 टिप फॉर whosoever is preparing? सर कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ाई में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत बच्चे क्या स्ट्रेस लेते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, उसके लिए स्ट्रेस के कारण पढ़ भी नहीं पाते हैं। मतलब चिल रह के पढ़ाई करो, ज़्यादा ओवरलोड नहीं लेना। और लास्ट दिन जैसे नीट का जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले लाइक कुछ मत करो, पूरा चिल करो। हम पर्सनली 2-4 मूवी देख लेते हैं उससे। 2-4 देख ली? कौन सी देखे तुम? एक्चुअली पीके देखे, फिर मार्वल का 2-4 देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। वो दिमाग में घूमा, चलो ठीक है। मूवी देखना है, ठीक है। देखो मल्टीपल पर्सनल चॉइस है, लाइक कुछ भी चिल करना, बेसिकली टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं आने देना किसी कारण से। बिल्कुल। हो सकता है सो जाओ, पूरा सारा दिन सोए रहो, ताकि नीट में जब बैठोगे तो नींद वगैरह नहीं आएगा, स्ट्रेस वैसा नहीं लगेगा। हो सकता बिल्कुल है ना। कुसुम बताना। So discipline and repetition is the most important part. किसी भी चीज को रिपीट करते रहोगे वो इजी हो जाएगी। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बात है, कुसुम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ये बात तो बिल्कुल ही सही है। चलो नहीं, बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आते वैदेही। तो फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंट रहना है। सेकंड ये एडवाइस होगी कि पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ जब भी प्रिपेयर कर रहे हो। अपने साथ सिर्फ उन्हीं लोगों को रखो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं। मतलब लास्ट टाइम व्हेन आई प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स, तो काफ़ी जगह मेरा निकल गया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, बट अल्टीमेटली वो मैटर करता है कि तुम्हें क्या करना है एंड तुम कितने डेडिकेटेड हो अपने ड्रीम के लिए, दैट व्हाट मैटर्स। एंड वही चीज़ अपने पेरेंट्स को समझाओ, वही मैंने बोला। एंड मतलब अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते रहो, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेट करते रहना है लाइक पूरे जर्नी में बिल्कुल अपने पेरेंट्स के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई तुमने वैदेही। 1 मिनट, ये जूम वाले यार बड़े ख़राब। अब मैं अपग्रेड कर ही लूँगा अगली मीटिंग के लिए। चलो सुनिकेत तुम बताओ। तो वही एक तो कंसिस्टेंसी वाला पॉइंट है, और एक वो कि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है किसी स्टेज पे जब प्रिपरेशन कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को लेकर, और अंडर कॉन्फिडेंट भी ज्यादा नहीं रहना है, बैलेंस रखना है पूरा। और प्लस वो भी है कि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करना है हमें पूरे साल, मतलब बैलेंस रख सकते हो हर चीज का। जैसे तुम क्या करते थे बताओ, थोड़ा इसमें विस्तार से बताओ। जैसे तुम क्या करते थे? पढ़ ही रहे, मतलब 8 घंटे पढ़ के और बाकी सब चीज भी बैलेंस कर सकते हो तुम साथ में। जैसे अगर कोई हॉबी है, जैसे कुछ लोग गाते वगैरह है, कुछ लोग डांसिंग में इंटरेस्टेड है, या फिर कोई स्पोर्ट्स वगैरह में है, मतलब तुम ऐसा मत करो कि 1 साल के लिए खुद को मार ही दे रहे हो, वो चीज मत करा करो। मतलब बहुत लोग कर लेते हैं वैसे, मुझे लगता है कि बस सिर्फ पढ़ाई करनी है, या फिर सिर्फ ऐसा है कि अगर सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों का होता है कि 24 घंटे पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा या तो नहीं होगा। मतलब थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं बच्चे, मैंने बहुत देखे हैं। अपने ऊपर भरोसा रखना यार, इतना मेहनत करे तो हो ही जाएगा, कोई उसमें वो नहीं है ना। हाँ वही कशिश। सर मैं ये टिप दूंगी कि लास्ट वाले जो 2-3 दिन में सबसे ज़्यादा काम हमारे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वही आते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि फुल नोट से सारा सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाता, और शॉर्ट नोट से फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया। और वो खुद ही बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स, हमें किसी के नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल खुद रहेगा तो आइडिया रहता है एकदम, है ना। ओके फारूक। सबसे इम्पोर्टेंट वही, अगर लास्ट में बोले तो मल्टीपल रिपीट। सिलेबस कोशिश करो कि जनवरी 5 तक खत्म हो जाए, उसके बाद 1-2 महीने में एक आध बार और खत्म हो जाए, और जब तक नीट नहीं हो जब तक मतलब 15-20 दिन के हिसाब से सिलेबस मतलब रिपीट करते रहना चाहिए। जितना बार रिवीजन हो सके उतना इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मंथ में डेली 2 to 5 टाइम में कोई भी टेस्ट उठा लो, मॉक फुल मॉक देना सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब वहाँ से मार्क्स काफ़ी इंप्रूव होता है।
तो मेरा मतलब मार्क्स 600 के आसपास रह रहा था एग्जाम से 10-15 दिन पहले भी, लेकिन फिर वो अचानक से जंप किया, 640 हुआ, 670 हुआ, 680 हुआ, 690 ऐसे रहा। तो वो टेस्ट वगैरह जो लास्ट के मंथ में है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जितना बार रिवाइज कर सके साल के थ्रू, मतलब कोशिश करो कि पहली बार अगर सिलेबस कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके Jan Feb तक ही हो जाए तो ठीक है, उसके बाद 1-2 महीने टाइम में एक बार और 2 बार और, मतलब जितना बार हो सके। रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, मल्टीपल रिपीट्स एंड टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बोलते हैं जैक तुम फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना कि मतलब 12th के साथ ही एकदम दिया तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत प्रेशर होता है 12th वालों पे। पहला एक चीज होना चाहिए कि क्लियर कट रहो स्टार्टिंग, मतलब जैसे तुम अपना मान के चलो तुम 11th से कर रहे हो कि ऐसा नहीं है कि तुम 2 साल ही लगेगा, कैन डू इट इन 1 ईयर आल्सो लाइक आई डिड। मैंने 11th में जितना ज्यादा बेकार ही गया था मेरा भी 11th, प्राइमरीली फिर 12th से मैंने फोकस्ड वे में पढ़ना स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि तुम 12th के साथ नहीं कर सकते, लाइक पीपल विल टेल यू अराउंड यू कि पहले तुम बोर्ड्स कर लो, उसके बाद यू नो ये कर लेना। तुम्हारे माइंड में क्लियर कट आइडिया रहना चाहिए कि मेरे को नीट के लिए पढ़ना है, ऐसा नहीं कि यू नो ये। और एक चीज भी होता है कि बहुत जन को लगता है कि दोनों कर लेंगे साथ में, व्हिच इज रॉन्ग एंड राइट, लाइक डिपेंड्स ऑन द पर्सन इटसेल्फ। रॉन्ग एंड राइट, वाओ डेप्थ वाली बात बताया तुमको, दोबारा बताओ ये चीज। बहुत जन कर लेते हैं, लेकिन इन मोस्ट केसेस या तो इन अगर एक एवरेज स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से देखा जाए ऐसा नहीं होता है, बिकॉज मैं आईएससी बोर्ड से था और हमारी उल्टी थी एकदम, मतलब बायो में कुछ भी पढ़ा रहे बट आई नेवर यूज्ड टू यू नो वो सब पढ़ता ही नहीं था कभी। इनफैक्ट मैं बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी पढ़ के चला गया था, ऑल्दो हमारे टाइम में बोर्ड हुआ नहीं था, बट काफी ठीक ठाक परसेंटेज आ गई। तो वो रहता है कि तुम स्टार्टिंग में अपना क्लियर कट माइंडसेट कर दो कि यही करना है, तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, तुमको फोकस भी रखेगा। नहीं तो लास्ट में जैसे अर्नब के एक दोस्त ने वही वाज टेलिंग रिसेंटली, उसका एक दोस्त उसका लास्ट में ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड, उसका नहीं मोस्ट केसेस में होता भी। उनको एक वो रहना पड़ेगा कि इनको नीट के लिए पढ़ना है, दिस इज माय फाइनल गोल। बोर्ड में आप ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात कही तुमने। ऋषिमा बताओ जरा तुम भी कुछ, 1 टिप फॉर नीट एस्पिरेंट्स। पर एक ये चीज है कि जो भी पढ़ना है वो सब एकदम रेलेवेंट और एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए। बहुत सारी जगह बहुत कुछ दिया हुआ है, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे होते हैं कि इतना कुछ दिया वो पढ़कर ही वो पढ़ना छोड़ देते हैं, तो जो रेलेवेंट है बस वही पढ़ना चाहिए। और उसके बाद मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है, बस वही। ओके अर्नब। बाकी सब ने पढ़ाई के बारे में तो ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया, उसके अलावा मैं वो सब मत बताने लगना तुम, ना 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 वो इंक्लूड नहीं होगा वीडियो में। मैं उसके लिए कहूँगा कि जब आखिरी दिन आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो बिना एक्सपेक्टेशन के जाना कि मेरे को इतने नंबर लाने हैं, कि वो कॉलेज चाहिए, कि ये रैंक चाहिए, उसके बिना जाना। बाकी जिन भी एग्जाम देने गया हूँ मैं बिना एक्सपेक्टेशन के गया था, क्योंकि मेरा प्राइमरी फोकस नीट था, तो उनमें मेरा एक्सपेक्टेड से बेटर रिजल्ट है, कि नीट में एक्सपेक्टेड से बेकार रिजल्ट है। तो एक्सपेक्टेशंस के बिना जाना, एकदम बिना सोचे कि भाई मेरे को ये रैंक लानी है, ये मार्क्स लाने हैं, कि कॉलेज छूट जाएगा, कि कुछ भी बिना सोचे जाना, एकदम ब्लैंक। मैं तो जो जो उसने क्रिटिक सुनता था, मैंने पूरे सारे गाने सुने। मैं तो कुछ छोड़ना हो, मैंने सुना करते समय अपने आप कोई ना कोई गाना बजता था और मैं उसी की धुन में करता था सवाल। तो अब मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, मेरा ओपिनियन है, आप देख लो आपको जो करना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और साक्षी? सर बस यही कि मतलब स्कोर पूरे 2 साल पढ़ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, और स्कोर अप एंड डाउन हो तो अपसेट नहीं होना चाहिए कभी स्कोर कम हुआ तो। लेकिन यार हो जाते हैं अपसेट तो फिर खराब स्कोर आए तो आई गेस इसका वीडियो बंद हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जब तक साक्षी का वीडियो आ रहा है, तुम लोग में से किसी का स्कोर बहुत ज़्यादा गंदा गिरा था क्या? 550 के नीचे या 500 के नीचे? 470। हाँ बहुत कम आ गया पहले जब मैंने तो शुरू करा तो 530 के आसपास आ रहे थे फुल मार्क्स। एक बार अपने अपने वॉर स्कोर्स बताना एक बार, फिर हम साक्षी तुम्हारा ऑडियो वीडियो ठीक हो गया ना, रुको आते हैं 1 मिनट, एंड अपने वॉर स्कोर्स बताना एक बार, तब बहुत ज़्यादा रॉ इंटरव्यू हो जाएगा ये। शर्माना मत बिल्कुल, सबसे गंदे स्कोर्स। मेरे 400 के आसपास है, 410 या तो कुछ थे एलन के फर्स्ट मॉक में। ओके कुछ आइडिया नहीं था, मतलब रैंडमली बोल सकते हो, मैं किसी को पूछ नहीं रहा हूँ। सबसे गंदा स्कोर बताओ। आंसर 450 लास्ट 450 तक गया है। 450 तक 450 तक गया एलन के टेस्ट में। 450 कुसुम? ये यार इनका वीडियो लैग कर गया। चलो ठीक है, हम आते वापस साक्षी। मतलब गंदे स्कोर भी आते थे कभी, ऐसा नहीं शुरू से कोई पैदा ही अच्छा स्कोर लेके हुए थे एकदम। हाँ साक्षी अब तुम बताओ, वीडियो रुक गया था तुम्हारा।
अच्छा सर, सबसे वर्स्ट स्कोर मेरा 560 था। अच्छा और यही कि मतलब स्कोर अप डाउन हो तो अपसेट नहीं होना चाहिए, और 2 साल लंबा टाइम होता है तो एंजॉय करके पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ बंद कर दिया, सोशल मीडिया मूवीज नहीं देख रहे, घूमना मना है 2 साल नीट निकालने के लिए। हाँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। निकल जाता है नीट आराम से भी पढ़ते पढ़ते तरीके से राइट हाँ, डायरेक्शन मतलब में। ऐसा भी कर सकते हो कि टेस्ट ये सब दे दिया, उसके बाद कोई मूवी देख लो हर बार, मतलब 1 महीने में एक मूवी टेस्ट देने के बाद देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरे पढ़ाई में। वही बस राइट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। बहुत सारी बातें कर ली हमने, बहुत सारी, और बढ़िया बढ़िया कॉलेज में जाओ तुम लोग, ठीक है। तुम लोग को पार्टी भिजवाते हैं, पार्टी लेते भी हैं, पार्टी भिजवाते भी हैं, आपकी दोनों स्कीम है ना। चलो ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके, देन विल बी वाइंडिंग अप, है ना। एक बार ऑल द बेस्ट बोल देते हैं, ऐसी थम्स अप सब बोलेंगे तो ऑल द बेस्ट बोल भी सकते हैं सब लोग एक साथ। ऑल द बेस्ट तो बोल ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।